प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिना समय का नुकसान किए। सप्तम भाव के देवगुरु बृहस्पति अगर किसी भी जातक की कुंडली में बैठे हैं तो किस तरीके का फल करते हैं, तो विचार करिए। जन्म कुंडली का सप्तम भाव संतान, द्वितीय संतति, पड़ोसियों का, आपकी दिनचर्या का और मूलतया यहां से आपके दाम्पत्य का भी विचार किया जाता है। इस हिसाब से कि गुरु जो होते हैं वो व्यक्ति को धर्म करना सिखाते हैं। अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो उस व्यक्ति के जीवन में धर्म और दर्शन का प्रभाव रहेगा, और ऐसा इसलिए रहेगा क्योंकि उनकी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। तो जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में लग्न पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी, और विशेषतया जब सप्तम भाव से, तो व्यक्ति शुद्ध होगा, सात्विक होगा, बौद्धत्व को प्राप्त करने वाला होगा, बहुत ज्यादा अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला नहीं होगा कि उसी में बिल्कुल उसके पीछे पीछे घूमने वाला नहीं, स्वतंत्र विचारों वाला, स्वतंत्र मानसिकता, इच्छा की पूर्ति जरूर करने में विश्वास होता है, पर हाँ बंधा हुआ सा नहीं होता। सामान्यतया पेट का रोग, यकृत जिसे कहते हैं, लीवर की समस्या व्यक्ति को होती रहती है। और यहाँ पे एक बात और भी होगी कि जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति किसी पुरुष की राशि में बैठे हों, पुरुष अर्थात विषम संख्या की राशि में 1, 3, 5, 7, 9 और 11, अगर इस राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति का जो प्रेम होता है वो स्त्रियों के प्रति उतना नहीं होता, नॉर्मल, सामान्य या सामान्य बिहेवियर रखता है। लेकिन स्त्री की राशि में बैठे हों अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, तो व्यक्ति का जो प्रेम होता है वो पत्नी के प्रति होता है। हालांकि फिर भी सप्तम भाव में गुरु बैठने का प्रतिफल जो होगा वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा रति क्रिया, बहुत ज्यादा कामुक या बहुत ज्यादा महिलाओं के तरफ आकर्षित होने का तो नहीं ही बनाएगा। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो व्यक्ति के जीवन से कभी भी धर्म गायब नहीं होता है, उसके जीवन में सदैव धर्म बना ही रहता है। यह भी बात समझनी होगी कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति विराज करके आपके लग्न को, लाभ को और पराक्रम को देखेंगे तो इन सभी जगहों से आपके जीवन में पुष्टि प्रदान करने वाले भी होंगे। इतना ही नहीं, ये आपके मन मस्तिष्क को शुद्ध, शांत, धनवान, सुखी, मतिमान, लेखन, कवि, बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर और बाजार की बहुत अच्छी समझ रखने वाला, दूसरों को सलाह देना और दूसरों को वही सलाह बहुत सही लग जाए, जो बात कह दे किसी को तो वो सारी चीजें सिद्ध हो जाती हैं। इस तरीके का प्रभाव सप्तम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति करते हुए देखे जाते हैं। अगर वो जन्म कुंडली में किसी भी पापक ग्रह के साथ बैठेंगे तो कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा रोगी नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर अष्टम या छठवें भाव के स्वामी के साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति को रोगी बनाएंगे। इसका अर्थ है कि यहाँ गुरु पापक ग्रह के साथ बैठे हैं लेकिन वो छठवें भाव के स्वामी के साथ लग्नेश होते हैं, इस वजह से यहाँ व्यक्ति के जीवन में थोड़े मोड़े बीमार होने के योग भी बनेंगे। छोटी छोटी बीमारियां यानी कि पेट परेशान करेगा। गुरु और मंगल जैसे ग्रह या गुरु या शनि जैसे ग्रह जब एक साथ सप्तम भाव में बैठे हों तो व्यक्ति के जीवन में चारित्रिक दोष नहीं होता। वहीं जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर गुरु और मंगल एक साथ विराजमान होंगे तो व्यक्ति की कैपेसिटी, व्यक्ति के समझाने की शक्ति और समस्या और चुनौतियों को स्वीकार करने का जो बल होता है वो अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा अच्छा और बेहतर होता है। यहाँ व्यक्ति टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद कुरियर सर्विस डिलीवर करना, मैसेज डिलीवर करना, इस तरीके का काम करता है। ट्रांसपोर्ट आदि का काम, टेलीकॉम के क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में रेडियो, टीवी, टेलीविजन, ऐसे क्षेत्रों में काम करते हुए भी देखा जाता है, क्योंकि गुरु और मंगल ऐसे ही क्षेत्रों से व्यक्ति को धन कमाने के लिए उत्साहित करते रहते हैं। केंद्र में गुरु का बैठना लगभग 1 लाख दोषों का शमन कर देता है। और इतना ही नहीं, अगर वो जन्म कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में हो, अब विचार करिए कि अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं और लग्न को देखेंगे ही, साथ ही साथ उनसे 4 घर या 10 घर आगे ही देवगुरु बृहस्पति के चंद्रमा बैठे हों तो ये व्यक्ति को अलग तरीके की यशस्विता का वरदान देने वाले हो जाते हैं। यहाँ के चंद्रमा और गुरु का संबंध व्यक्ति को राष्ट्रपति योग बनाने की स्थिति में लेकर चला जाता है। इसका अर्थ ये भी होगा कि व्यक्ति समाज में किसी भी तरीके से अपनी प्रतिष्ठा का या अपने जो ऊंची उसकी पदवी होती है उसको वो कभी भी नुकसान में नहीं लेके जाने वाला होता है। मतलब उसकी प्रतिष्ठा समाज में सदैव बरकरार रहती है। गंभीर चिंतन करने वाला, गंभीर वाणी से बोलने वाला और
महत्वपूर्ण विषयों पे निर्णय देने वाला होता है। जुडिशरी में आगे चला जाए, मैनेजर के पद पे चला जाए, डायरेक्टर के पद पे चला जाए, ऐसे ऊंचे पदों पर व्यक्ति को विभूषित होते देखा जाता है। अब एक बात और है कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के साथ अगर छठवें भाव के स्वामी बैठेंगे तो दो बातें होंगी। एक तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में पेट कमजोर रहेगा, और दूसरा उस व्यक्ति के जीवन में ऋणानुबंधन रहता है, मतलब वो ऋण से बंधा हुआ रहता है, उसके जीवन में ऋण रहेगा। एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा ऋण लेगा, दूसरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए तीसरा ऋण लेगा। तो ये जो चक्र चलता रहता है वो इस वजह से ही चलता रहता है क्योंकि गुरु का संबंध ऋणेश के साथ यानी कि मंगल के साथ होता हो, या अष्टमेश के साथ या शनि के साथ होता हो, तो इस तरीके से व्यक्ति को एक नेगेटिव सेंस में परिणाम प्राप्त होते जीवन में देखा जाता है। तो ये आज के कार्यक्रम में मैंने आरंभ में जो आपसे चर्चा की है, ये इनकी कुंडली का एक विशेष फल था जो सभी के लिए जानकारी रखने लायक था। अब आइए कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। अब यहां से बात पंचांग की करते हैं। सबसे पहले याद रखिए, जन्म कुंडली में पंचांग इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसके ही आधार पर ग्रहों को फल देने का बल मिलता है। तो इस हिसाब से सूर्य जन्म कुंडली में मीन राशि में है, जो चैत्र और वैशाख का महीना होता है, फाल्गुन चैत का होता है। तो इस वजह से व्यक्ति का जो प्रभाव होगा वो प्रेम संबंधों का ज्यादा होता है, या व्यक्ति प्रेमी किस्म का होता है। उत्तरायण में जितने भी शुभग्रह होते हैं, जैसे सूर्य भी इसमें आ जाते हैं, तो सूर्य, गुरु, बुध और चंद्रमा, ये सभी ग्रह आपके पक्ष में निर्णय देने वाले होते हैं। कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी करवाने वाला बनाते हैं, और व्यक्ति के जीवन में धन का जो फ्लो होता है वो एक समान होने के बावजूद धन एक समान टिकता नहीं है। इस अवस्था से बचने के लिए अपनी माता या अपनी पत्नी के नाम पे निश्चित रूप से कुछ धन इकट्ठा करने पर विचार करना चाहिए। साथ ही साथ कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के लोगों का जो मन मस्तिष्क होता है, जो बुद्धि होती है, वो एक सी नहीं रहती है, वो प्रायः बदलती रहती है और थपेड़ों से अपने आप को प्रभावित करती रहती है। मतलब किसी भी विषय, किसी भी व्यक्ति और किसी भी परिस्थिति के प्रति व्यक्ति का जो चरित्र चिंतन होता है, जो बुद्धि होती है, वो एक सी नहीं रहती है। इसका अर्थ ये भी है कि हम जब कभी भी कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो हम जरूर ही अपने घर परिवार के लोगों से सलाह मशविरा करें। कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि दिन रविवार, वार के अधिपति सूर्य हैं जो जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठ करके बुध को तो अस्त कर ही देंगे, लेकिन फिर भी बुध के अस्त होने के बावजूद उनके ऊपर प्रभाव कोई निगेटिव नहीं होगा। हालांकि अष्टम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति दूसरों को तो कई बार जो बात कह दे तो वो लग जाए, लेकिन अपने लिए बुद्धि कई बार भ्रमित हो जाती है, या कई बार अपने लिए वही निर्णय गलत भी हो जाता है, खास करके विशेषतः कुछ दशाओं में, जैसे बुध की दशा ही बात करते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कई बार व्यक्ति के जीवन में मित्र को शत्रु, मतलब लोगों को पहचानने में भूल हो जाती है। तो मित्र को शत्रु, शत्रु को मित्र, या कई बार जहां क्रोध करना है वहां क्रोध नहीं, जहां जल्दबाजी करनी है वहां जल्दबाजी नहीं। मतलब ये व्यवहार जो है वो उटपटांग है। जहां जल्दबाजी करनी है वहां शांत बैठा है, जहां शांत रहना है वहां जल्दबाजी कर रहा है, जहां क्रोध नहीं करना है वहां क्रोध है, जहां क्रोध बिल्कुल भी करना है वहां क्रोध बिल्कुल भी नहीं है। तो कई बार ये जो स्वभाव में व्यवहारगत ये जो परिस्थिति बन रही है, ये इसी बुध के कारण भी बन रही है। धनिष्ठा नक्षत्र पे वसु देवता का प्रभाव होता है। ओम वसुभ्यो नमः, इस मंत्र का जब व्यक्ति को करना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर बात करें तो कमल, गेंदा, गुलाब के फूलों की क्यारी अपने घर में लगा कर रखनी चाहिए। अपने कमरे की सफाई खुद से करनी चाहिए। अगर बात बन पड़े तो नित्य प्रति अपने घर के मुख्य दरवाजे पर फूलों की लड़ी तैयार करके सजाना चाहिए। विश्वकर्मा भगवान की पूजा करनी चाहिए टोटल मिलाकर के। साध्य योग, कौलवकर्ण, शूद्र वर्ण और राक्षस गण। अब जरा ध्यान से समझते, तो व्यक्ति का जो प्रभाव है वो तमस तत्व से प्रभावित है, मतलब मारो काटो छीनो झपटो वैसा स्वभाव है नहीं। पर शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण कई बार व्यक्ति का व्यवहार इस तरीके का भी हो सकता है, या इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, अहंकार, ऋण में दबे रहना, आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाना, या बजट बनाकर ना काम करना, सुगंधित चीजें, भड़कीले वस्त्र, भड़कीला कपड़ा वस्त्र पहनना, या महंगे गैजेट को लेकर के अपने आप को ऐसा करना। तो ये शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण होता है। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कई बार नेगेटिव जा रहा है। जहां उसको विचार करने की प्रबल आवश्यकता है
और ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि कुंडली में जो भी आप प्रभावित हो रहे हैं वो इस वजह से प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों का प्रभाव ऐसा एक वातावरण तैयार कर रहे हैं। अब समझदारी ये होती है कि आप उस वातावरण को समझें और उसके हिसाब से अपना स्टेप उठाएं। अगर समझ लिए और स्टेप नहीं उठा रहे हैं इसका अर्थ है कि आप फिर भी मुकबधिर बने हुए हैं। लेकिन अगर समझ करके समझदारी से युक्त होकर के उसी तरीके का आप निर्णय ले रहे हैं जो आपकी कुंडली को कमजोर न बनने दे, आपकी परिस्थिति को विपरीत न जाने दे, वही असली समाधान होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ये बात बन जाती है। पीपल के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, पीपल के पौधे की सफाई, पीपल के वृक्ष की सफाई, उसके जड़ की सफाई भी इस कुंडली को लक्ष्मीवान बना सकती है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा शनिवार को लगभग 4 बार किसी नित्य बजरंगबली या भोलेनाथ के मंदिर को धोने का काम भी इस कुंडली को लक्ष्मीवान और ऋण से मुक्त करने में मदद करेगी। ये आपकी कुंडली का पंचांग था जिसमें कमजोरी क्या है? चंद्रमा। कमजोरी क्यों चंद्रमा की है? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा लगभग एक दूसरे से द्विद्वादश में है, जो व्यक्ति के कई बार मन मस्तिष्क को आंदोलित करते रहते हैं और बेवजह की चीजों पे कई बार व्यक्ति का मन भटकाते रहते हैं। यहां तक ये बात है। अब उसके बाद कुछ कुंडली की स्थिति को समझते हैं। चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हैं चतुर्थ स्थान में। हालांकि वहां पे कोई ग्रहण की बात नहीं है, पर फिर भी राहु चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। जहां बैठे हैं उस भाव का अधिपति इस कुंडली के लिए सबसे खराब ग्रह होता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए चतुर्थेश होने के साथ साथ तीसरे भाव से के स्वामी होने के कारण दोषयुक्त हो जाते हैं। इस कारण से कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी जब शनि होंगे तो उसके साथ वो तीसरे भाव के भी स्वामी होंगे। अब जरा विचार करिए, तो चतुर्थ के स्वामी है, तीसरे के भी स्वामी है, शत्रु की राशि में बैठ गए। जहां बैठे हैं वो ग्रह स्वतः शत्रु की राशि में बैठा हुआ है और रोगेश के साथ बैठा हुआ है, लग्नेश के साथ बैठा है। लग्न के साथ साथ पंचम भाव के स्वामी एक साथ जब लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति को बैंकिंग और फाइनेंस को समझने वाला बना देंगे। जबकि अगर नवांश चक्र में देखते हैं तो केंद्र में ही शनि और केंद्र में ही मंगल बैठे हैं। 2 शुभ ग्रह शुक्र और बुध देख करके दाम्पत्य को तो बहुत अच्छा विवाह में लेके जाते हैं, पर यहाँ केतु रोग देते हैं। यहाँ पे राहु जन्म कुंडली में कई बार कमजोरी दे देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बात आती है। मीन राशि बनी है लग्न में, धन भाव में बैठे हैं। यहाँ के लग्नेश जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में नीच राशि में बैठे हैं, ये भी गड़बड़ है। इस वजह से भी व्यक्ति के कारोबार में लेकर के एक अनिश्चितता का दौर चलता है, या कारोबार में धन प्राप्त होने के बावजूद व्यक्ति उससे मानसिक सुखों की प्राप्ति कम कर पाता है। तो यहाँ जो स्थिति बनी चंद्रमा और राहु के कारण, यहाँ पे एक घर्षण बना जो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को आंदोलित कर रहा है। दूसरा कैसे? क्योंकि इस भाव के स्वामी जो मंगल है, शनि है, उनके ऊपर मंगल की 8वीं दृष्टि प्राप्त हो रही है। तो चतुर्थ भाव मंगल से प्रभावित हुआ, चतुर्थ भाव में राहु बैठ गए, चतुर्थ भाव पे शनि का प्रभाव हो गया। तो चतुर्थ भाव पे सारे के सारे पापक ग्रहों का प्रभाव पड़ा, और साथ ही साथ चतुर्थ भाव से केंद्र में गुरु शत्रु की राशि में, और चतुर्थ भाव में कौन बैठा है? नवम भाव के स्वामी। तब विचार करिए, तो जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी के ऊपर शनि की दृष्टि हो गई तो भाग्यमंद हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ राहु बैठ गए तो व्यक्ति को एक तरफा कई बार या तो बहुत ज्यादा डीप नॉलेज में चला जाए, बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाए, या बिल्कुल ही तटस्थ हो जाए। तटस्थ ना रहे, एकदम बिल्कुल निगेटिव हो जाए। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब व्यक्ति बिल्कुल ही धार्मिक नहीं होगा। वक्त के हिसाब से उसकी धार्मिकता बढ़ती जाती है। या कई बार वो व्यक्ति को, चूंकि दशम भाव या नवम भाव के साथ जब कभी भी राहु का संबंध होता है तो व्यक्ति एग्रेसिवली कोई काम करता है, धर्म, दान, पुण्य, तीर्थ, साधना कुछ भी करेगा तो वो अब दिखाएगा लोगों को। कई बार वैसा राहु के कारण वो एक बाह्य आडंबर हो जाता है। जबकि केतु के साथ ऐसी बात होती तो केतु आंतरिक जो उन्नति होती है उसमें ज्यादा प्रभावित होते हैं। जबकि राहु बाह्य, जैसे अगर भक्ति में कोई नाच रहा है और कोई भक्ति में साधना में लीन है, तो जो भक्ति में नाच रहा है उसके ऊपर राहु का प्रभाव है, और जो भक्ति में साधना में लीन है उसके ऊपर केतु का प्रभाव है। तो भक्ति भाव अर्थात नवम भाव के साथ राहु का संबंध है, तो हमें दिखावेपन से बचना है। धर्म किया, दान करता हूं, ये सब कहीं कहने और गुप्त दान करना, चुपचाप अपने आप को मनस्वी बना करके रखना, ये आवश्यक होगा। यहां पे इतनी बात हो गई। अब जरा विचार करिए, यहां पे सूर्य, बुध और शुक्र तीनों एक साथ बैठे हैं। मैंने इस पे कार्यक्रम में बात बताई है अपने मेन चैनल पे कि सूर्य, बुध और शुक्र बैठना एक साथ चाहते हैं, लेकिन जब कभी भी वो बैठ जाते हैं तो उस भाव के फल को नष्ट प्रायः करने लगते हैं। इस आधार पर जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे सूर्य, बुध और शुक्र की एक साथ युति बनेगी तो ये कई बार व्यक्ति के जीवन में यशस्विता को और उसके विवेक को शून्य करने का काम करते हैं, या बेवजह की चीजों में उलझा कर रखने का काम भी करते हैं। चाहे वो धन ही हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपका मन एक जगह टिक करके नहीं है, आपका धन टिक नहीं रहा, व्यवस्थाओं में गड़बड़ी है, बजट में गड़बड़ी है। और कई बार व्यक्ति मैंने जो बात कही, एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरी आवश्यकता के लिए धन देता है या धन का लेन देन करता है, तो ये सूर्य, बुध, शुक्र के कारण ही हो रहा है।
पंचम भाव में सूर्य बुध शुक्र के कारण माता पिता से भी बहुत अच्छा प्रेम मिल जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब सामान्यतया व्यक्ति उनके प्रति अच्छा भाव रखेगा कि मुझे उनकी सेवा करनी है, तीर्थ दर्शन करना है, तीर्थों के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी बनती है, वो सारी चीजें बन के अंदर भाव बन के लहरें उठा रही हैं। लेकिन यहाँ पे सूर्य बुध शुक्र के कारण वो परिणत नहीं हो पाती हैं। मैंने एक बात और अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि व्यक्ति अपने माता और पिता के प्रति एक अच्छा और सकारात्मक रवैया रखता है सेवा के प्रति। वो इसलिए क्योंकि नवम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो व्यक्ति को श्रवण कुमार की भांति अपने माता और पिता अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने का बल देता है। 12वें भाव पे राहु का प्रभाव, इस वजह से कई बार व्यक्ति जीवन में ऋण और नौकरी करते हुए भी व्यापार की तरफ मूव करता है, या नौकरी से उसकी आवश्यकता या व्यय की पूर्ति नहीं होती है, जिसको पूरी करने के लिए, जिस व्यय को पूरा करने के लिए वो अलग से व्यापार की तरफ भी देखता ताकता रहता है। ऐसी परिस्थिति बनती है। दशमांशा चक्र में गुरु और बुध के कारण एक बहुत अच्छी स्थिति, कारोबार में मन बहुत अच्छा तरीका, गुरु और बुध लगाएंगे, कृतज्ञता का भाव रखेंगे कारोबार के मामले में। यहाँ पे शुक्र सूर्य और राहु बैठे हैं, जो कई बार व्यक्ति में एक तरीके से धन कमाने के प्रति स्थिरता भी देते हैं, उसमें आत्मविश्वास भी रहता है, लेकिन धन जो भी उस कारोबार से या नौकरी से आता है उसको डेविएट होते देखा जाता है। मंगल चतुर्थ स्थान में बैठे हैं लग्नेश होकर के, और जन्म कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं। इसका अर्थ क्या है? तो तीसरे भाव के स्वामी लग्न में बैठ गए और भाग्य भाव के स्वामी लग्न में, यानी कि लग्नेश का संबंध नीच राशि से हो गया, तो कारोबार में एक व्यवस्था तो है पर वो बेचैनी है। गुरु और बुध का संबंध बना, गुरु का संबंध जो नवम भाव के स्वामी है त्रिक भाव के स्वामी के साथ, नेष्ट भाव के स्वामी के साथ भाग्येश की युति जब लग्न में होगी तो जीवन में संघर्ष भी देगी, खास करके बुध के कारण। शनि जो यहाँ बैठे हैं वो तीसरी राशि में बैठे हैं, जन्म कुंडली के शत्रु की राशि को देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में जो यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी उसमें विलंब होगा, और कई बार व्यक्ति के जीवन में भटकाव होते हुए भी देखा जाता है। लेकिन अंततोगत व्यक्ति को न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि इस भाव पे गुरु का भी संबंध बन रहा है और इस भाव के स्वामी इस भाव से दशम स्थान में विराजमान है। मतलब यश और प्रतिष्ठा है, गुरु की दृष्टि है, 2 शुभ ग्रह की दृष्टि है। इस वजह से निश्चित रूप से हमें अपने मेहनत पे और अपने पराक्रम पे विश्वास करने की आवश्यकता है। हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें 100% देने की आवश्यकता है, क्योंकि और वो दे भी रहा है व्यक्ति, क्योंकि गुरु चंद्रमा यश और प्रतिष्ठा आपके कारोबार में देने वाले हैं। आपकी नौकरी और भी ज्यादा अच्छा प्रमोशन आपको दे सकती है। शनि जहां उसमें अवरोध डाल रहे हैं, वहीं गुरु और चंद्रमा आपको उसमें सकारात्मक परिणाम देते हुए नजर आ रहे हैं। जो कारोबार को लेकर के और जो धन कमाने को लेकर के जो एक निश्चिंतता का माहौल है, वो इस वजह से कई बार गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि दशमांशा चक्र के लग्नेश नीच राशि में विराजमान है, जो कारोबार को लेकर के व्यक्ति को चिंतित करते रहते हैं। बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, नियमित दिनचर्या का पालन करिए, नित्य बजरंगबली के मंदिर का दर्शन करिए, धोइए, देवी कवच का पाठ करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, आदित्याय नमः का जप करिए और गुरु मंत्र से अपने आप को दीक्षित करिए। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष किसी एक महान तीर्थ का दर्शन आवश्यक रूप से करें। इतनी सारी चीजें आपकी कुंडली के पंचांग और कुंडली के पक्षों से मैंने बता दिया। अब ग्रहों के अंश और नक्षत्रों से आपका परिचय करा देता हूं। अब अगर बात करते हैं ग्रहों के अंशों से, तो विचार करिए वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए दसम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। वो जाकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। उनके ठीक पीछे चंद्रमा और राहु बैठे हैं। उनके ठीक 3 घर आगे गुरु मंगल बैठे हैं और 10 घर आगे शनि बैठे हैं। इनका प्रभाव क्या है? तो दशम भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना व्यक्ति को ही कारोबार में भाग्यशाली नहीं बनाता, अपितु पिता को भी बनाता है। दूसरा, करियर को लेकर के व्यक्ति का अनुशासन बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत अच्छा है। वो अपने कारोबार में मेहनत भी कर रहा है, लेकिन उसका जो उपभोग होना चाहिए धन के प्राप्त होने के बाद, उसमें चंद्रमा और राहु के कारण गड़बड़ी है। वो सूर्य 19 अंश पे बैठे हैं 15 कला के साथ रेवती नक्षत्र में, पंचक नक्षत्र के धारण करने के साथ साथ बुध जन्म कुंडली में नीच के हैं, अस्त हैं। इस वजह से सूर्य या करियर का जो प्रतिफल 100% होना चाहिए था वो गड़बड़ हो रहा है। इसका अर्थ होगा कि हमें गणेश चतुर्थी की पूजा, गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा अगर बात करते हैं तो चंद्रमा दिग्बली हैं, 1 अंश पे बैठे हैं। सबसे कम अंशों के साथ यही ग्रह विराजमान होंगे आपकी कुंडली में, दारकारक होंगे। और नवांश चक्र में वो ग्रह तुला राशि में बैठ रहे हैं। यश मान पद प्रतिष्ठा तो अपनी दशा में जरूर ही देंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके स्वामी मंगल चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। विचार करिए, मंगल रोहिणी नक्षत्र में और चंद्रमा धनिष्ठा में। अब यहाँ पे सिद्धांत क्या निकला कि मंगल बैठ गए रोहिणी में और चंद्रमा बैठ गए धनिष्ठा में, श्रवण धनिष्ठा कुंभ राशि। तो धनिष्ठा और
रोहिणी का चंद्रमा, मंगल, ये जो नक्षत्र हुआ, ये दोनों को परिवर्तन करके व्यक्ति को लक्ष्मी संपन्न योग बनाता है। जो व्यक्ति को बहुत अच्छी आमदनी रैंडम, जैसे अचानक कहीं शेयर से मिल जाए, कहीं लॉटरी लग जाए, तो इस तरीके का जो योग जीवन में कभी घटित होगा, भले इनकी दशा एक्टिव हो या ना हो, पर ये जो योग बनेगा ये चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र परिवर्तन के कारण बनेगा। उस चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव रहेगा, शनि का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कभी कभी मानसिक चिंता रहेगी। शनि और राहु के प्रभाव के कारण, वो चंद्रमा मंगल से केंद्र में है, इसके कारण भी कई बार व्यक्ति के व्यय के कारण उसके जीवन में मानसिक कष्ट बढ़ता है। तो अपने व्यय को संतुलित करें, अपने परिवार को यह बात समझाएं। मंगल जन्म कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, 19 अंश पे बैठे हैं। इस कुंडली के लग्नेश ही आत्मकारक होते हैं। नवांश चक्र में उनकी एक राशि में गुरु बैठ करके अपने आप को महत्वपूर्ण बना ले रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली के आत्मकारक ग्रह, जो भी आपकी कुंडली का ग्रह बनता हो, अगर आपकी कुंडली के नवांश चक्र में उसकी राशि में कोई भी ग्रह बना हो तो वो आपकी कुंडली का महत्वपूर्ण ग्रह बन जाएगा। इस आधार पर इस कुंडली के लग्नेश सबसे पहले तो आत्मकारक ग्रह होते ही हैं, साथ ही साथ धन भाव के स्वामी गुरु इस कुंडली के महत्वपूर्ण ग्रह भी हो जाते हैं। और वक्त के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति अगर चाहें तो आपको अपने स्वतंत्र कारोबार की तरफ भी मूव कर सकते हैं। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा और मंगल इस तरीके का परिणाम दे रहे हैं। बुधदेव, अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा के बाद परिवर्तन की बात मैंने की थी, मंगल रोहिणी नक्षत्र में परिवर्तन की बात की थी, लग्नेश ही आत्मकारक हुए ये बताया। मंगल लग्न को देख रहे हैं और चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो व्यक्ति के जीवन में आयु का प्रभाव रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में अपना नीच भंग गुरु के कारण कर रहे हैं और अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि है, लेकिन द्वितीय भाव पे शनि और मंगल के साथ साथ केतु का प्रभाव है, तो धन बचाने में व्यक्ति को निश्चित रूप से दिक्कत होगी, खास करके शनि की दशा तक। गुरु, मंगल, ये सब, शनि और मंगल, राहु, केतु, ये चार ग्रह जो हैं वो आपकी कुंडली में धन के नाशक बन रहे हैं, जो धन को कमजोर कर रहे हैं और बने बनाए संपत्ति को कई बार नुकसान में लेके जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपकी कुंडली में मंगल हो गए। बुधदेव आपकी कुंडली में अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, 17 अंश के साथ बैठे हैं। इस वजह से कभी कभी उनमें मतभेद दिखाई देगा, हालांकि फिर भी वो बुध आपकी संपत्ति इकट्ठा करने में आपकी मदद जरूर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं 10 अंश पे और चंद्रमा के संपर्क में है, केंद्र में है। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति लगभग आपको यश और प्रतिष्ठा तो दे ही देंगे। साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण ग्रह भी बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लग्नेश होकर के धन भाव में बैठे हैं और बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की दशा भी जातक के लिए पक्ष में निर्णय देगी, आपके व्यय को संतुलित करेगी देवगुरु बृहस्पति की दशा। खास ये भी बात होगी कि देवगुरु बृहस्पति की दशा में व्यक्ति को नौकरी और भी ज्यादा अच्छी मिलती है, या उस समय के बोए गए फल, बीज फल के रूप में शनि की दशा में प्राप्त होते हुए नजर आते हैं। शुक्रदेव जन्म कुंडली में रेवती नक्षत्र में 18 अंश पे बैठे हैं। ये जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं नीच के, जिनका नीच भंग गुरु कर रहे हैं। तो बुध भी नीच के हैं और शुक्र ने बुध का नीच भंग किया। शुक्र स्वतः पंचम भाव में बैठे हैं। अगर ये जरा से भी छठवें भाव की तरफ आते तो शुक्र कमजोर परिणाम देने वाले ग्रह हो जाते। तो जो व्यक्ति को ललक है, जो जिज्ञासा है जानने की, धर्म में, शास्त्र में रुचि है, जो लग्जरी के पीछे जो व्यक्ति का दिमाग भागता है, जो आवश्यकता के पीछे व्यक्ति का दिमाग भागता है, वो इसी शुक्र के कारण भागता है। जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी का संबंध जब कभी भी जन्म कुंडली के पंचम भाव से हो जाए, इस कुंडली के मारक होते हैं। भाव के आधार पर शुक्रदेव वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए मारक होते हैं। साथ ही साथ वो किसी भी ग्रह के संपर्क में नहीं है। सूर्य और बुध के संपर्क में है तो भाव शून्यता का परिणाम दे रहे हैं, भाव शून्य हो जाता है। लेकिन पंचम भाव में बैठे हैं सप्तमेश होकर के, तो कई बार व्यक्ति को उसके लिए गए निर्णय से उसको पश्चाताप की अग्नि में जलाते हैं। ऐसा कई बार व्यक्ति को दिनचर्या में, कई बार निवेश में, कई बार बजट में देखने को मिल जाता है। मतलब उच्च के ग्रह के साथ एक अन्य ग्रह नीच का भी बैठ गया। और विचार करिए तो गुरु और शुक्र का परिवर्तन है, तो अंततोगत्वा व्यक्ति के जीवन में सफलता के योग बनेंगे। मतलब जीवन का जो 36वां, 38वां, 40वां साल होता है, यह संघर्ष के साथ
बीतता है उसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में स्थिरता को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि शुक्र का प्रभाव कुछ इस तरीके का ही परिणाम देगा। इसमें एक पक्ष और भी होगा कि उसी शुक्र के ठीक 12वें भाव में चंद्रमा और राहु बैठे हैं, और चंद्रमा से शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो जो व्यक्ति को सुंदर तो बना देते हैं, व्यक्ति का एक्सपीरियंस तो अच्छा होता है, पर वो एक्सपीरियंस अपने लिए काम नहीं आता, किसी दूसरे के काम आता है। ऐसा शुक्र के कारण होगा। शनिदेव जन्म कुंडली में गंभीर बना रहे हैं, उद्योगी किस्म का बना रहे हैं। व्यक्ति उद्योग में और कर्मठ होता है, कम बोलता है, कम बोलना भी चाहिए। शनि द्वितीय भाव में है, स्वतंत्र रोजगार स्थापित करना चाहें, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव के स्वामी पंचम में बैठे हैं, और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे चतुर्थ इसका संबंध है। इस हिसाब से शनि, इस हिसाब से गुरु, ये जो ग्रह बन रहे हैं वो व्यक्ति के जीवन में न्याय करने वाले ग्रह बन रहे हैं, और साथ ही साथ स्वतंत्र रोजगार को स्थापित करने वाले ग्रह भी बन रहे हैं। द्वितीय भाव से शनि और मंगल केतु के संबंध के कारण व्यक्ति को धन बचाने में जहां दिक्कत होती है, वहां व्यक्ति के मोटे धन आगमन के स्रोत भी शनिदेव कई बार बना देते हैं। आयु की संपन्नता के साथ विचारों में कई बार कड़वाहट या निगेटिविटी ज्यादा रहती है। किसी भी विषय पे व्यक्ति का जो पक्ष होता है वो थोड़ा निगेटिव पहले होता है, बाद में जाकर के धीरे धीरे उसे विश्वास दिलाना होता है, तब जाकर के वो किसी बिंदु पर अपने पॉजिटिव अपीयरेंस के साथ उपस्थित होता है, अन्यथा तो बात गड़बड़ ही है। तो यहाँ पे जो निगेटिविटी है, जो विचारों में शठता है, मूढ़ता है, जड़ता है, अकर्मण्यता है, वो इसी शनि के कारण है ना। तो ये बात इतनी हो गई। राहु आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति उन्हें देख रहा है। कुंभ राशि में शतभी का नक्षत्र होता है, उसमें ही बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे राहु आपकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के राहु अच्छे होते हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, दिग्बली के ग्रह के साथ बैठे हैं, त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हैं, गुरु से केंद्र में बैठे हैं, भाव के स्वामी से दृष्ट हैं, तो यहाँ पे राहु अच्छे हैं। कंफ्यूजन क्यों है? इस केतु के कारण, क्योंकि जब जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में राहु बैठेंगे तो सामान्य बात है कि दशम स्थान में केतु बैठेंगे। तो चतुर्थ के राहु के बारे में तो आचार्यवरों ने अच्छी बात लिख दी, लेकिन ये नहीं लिखा कि दशम स्थान के केतु जब होंगे तो वो ये भी लिख दिया साथ में कि करियर में या व्यक्ति का जो सामाजिक प्रभाव होता है, व्यक्ति का जो मानसिक सांसारिक सुख होता है, वो थोड़ा छितराया हुआ सा भी रहता है। क्लियर है? एक बात और भी है, जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी नीच राशि में बैठे हैं, और शनि जन्म कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं, राहु भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के दिमाग में कोई भी एक चीज अगर छप जाए तो वो दोबारा हटने का नाम न ले। एक परिस्थिति जो व्यक्ति के सामने घटित हो रही हो, वो स्वप्न में भी रील की भांति चलती रहती है। एक बात जो व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाए, उसको निकालना किसी भी तरीके से जीवन भर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब व्यक्ति के दिमाग में जो भी चीज एग्जिस्ट कर गई, उसे बाहर निकालना उस व्यक्ति के बस के बाहर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राहु, क्योंकि शनि और क्योंकि बुध कुछ स्थिति में कमजोर हो रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति आसानी से किसी भी परिस्थिति को भुला नहीं पाता, या आसानी से किसी भी एक जो जीवन की घटना है उससे पार पाने में उसको मशक्कत करनी पड़ती है, उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र हो गए। अब मैं आपकी कुंडली के अष्टक वर्ग से आपका परिचय करा देता हूं। अष्टक वर्ग अर्थात कुंडली का समग्र विश्लेषण और वन लाइनर, तो हमें हमारे व्यक्तित्व को और भी ज्यादा शांत और गहरा करना है। हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जीवन में जो ये मान के बैठे हैं कि मैं ही कर रहा हूं, और यही इस कुंडली की प्रधान समस्या है। अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको परमात्मा पे, भगवान पे विश्वास करने के बावजूद छोड़ नहीं पा रहे हैं। उस पे छोड़ के देखिए, तब जाकर के आपका व्यक्तित्व और भी ज्यादा गंभीरता को प्राप्त कर जाएगा। वाणी बिल्कुल संयमित है, बहुत अच्छी है, इसमें हमें जरा भी काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उसे मेंटेन करने पे काम करना है। पराक्रम भी 100% अच्छा है, और ये कुंडली पराक्रम से ही धन भी इकट्ठा करेगी। इसमें और भी बात याद रखने वाली होगी कि आप अगर चाहें तो स्वतंत्र अपना कारोबार भी स्थापित करें, और जरूर कई तरीके से धन कमाने की नियत बुद्धि डालें। मन बुद्धि चित्त को शांत रखना होगा। वो मतलब 50 शांत होना चाहिए, तो 51 ही है, उसको हम और बढ़ा सकते हैं। मानसिक शांति, नींद अच्छी लें, घर की सफाई खुद से करें, घर में कम साधन में कैसे घर को और भी ज्यादा संतुलित और बेहतर बनाया जा सकता है, इस पे फोकस बनाएं। और ये होगा घर की सफाई खुद से करने से, कुल देवता की पूजा से, वास्तु देवता की पूजा से, और भगवान भोलेनाथ की पूजा से। इसके बाद यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, प्रेम, ये सब ठीक है। इसको और भी ज्यादा ठीक रखने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए।
नौकरी और व्यापार में नौकरी ज़्यादा अच्छी है, पर साइड बिजनेस जरूर कर लेना चाहिए। कुछ रेंटल प्रॉपर्टी का योग भी आपकी कुंडली में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो हमारा मन बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करता है, कई बार बेवजह की चिंताओं पे व्यथित है, और ऐसा इसलिए क्योंकि राहु की दृष्टि इस भाव पे है और इस भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठ करके व्यक्ति के गलत और सही के बीच के परखने की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। धर्म के प्रति रुचि तो है, पर वो भटका हुआ सा भी है, उसे और भी ज्यादा गति और दिशा देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा लगभग 100% बहुत अच्छी है, और प्राप्त तो आप वो हर चीज कर जाएंगे जो आप चाहते हैं, पर उसमें संघर्ष थोड़ा जो मिल रहा है उसके लिए हमें गणेश जी के चरणों का ध्यान करना होगा। और ऋण में से निकलने में थोड़ी दिक्कत अभी हो रही है, पर बाद में आगे 28, 31 और 32 की जो दशाएं मिलने वाली हैं कुंडली में, वो आपके सफलता के लिए सिद्ध होने वाली हैं। एक बात और भी सफलता को सिद्ध करने वाली है। एक बात और भी कहूंगा, अभी वर्तमान में शनि की दशा चल रही है। जो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव विचारों के उद्बोधन का होता है, विचारों के प्रकटीकरण का होता है, या विचारों के बनने का भी होता है। आप यहाँ बनते भी हैं विचार, आप यहाँ इसे प्रकट भी करते हैं, और यहाँ इसे आप लोगों तक पहुंचाते भी हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरे जगह पे। इस भाव में ही जब शनि और मंगल राहु केतु का प्रभाव होगा, मतलब हमें सबसे ज्यादा अपने कम्युनिकेशन और मन में उठ रहे विचारों पर नियंत्रण की स्थापना करने की आवश्यकता है। हमें स्थितप्रज्ञ होना है, शांत होना है, गंभीर होना है, और कुछ परिणामों की चिंता बिल्कुल भी ना करके भगवान के ऊपर छोड़ देना है। कुछ क्या, बहुत ज्यादा। नक्षत्र के आधार पर अगर मैं बात करूं तो सूर्य एक लाइन की बात है, तो सूर्य रेवती नक्षत्र में बैठ करके आपको भ्रमित कर रहे हैं, और कई बार आपकी एनर्जी को सही दिशा में नहीं लेके जा रहे हैं। सूर्य की उपासना और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। माणिक भी धारण किया जा सकता है। चंद्रमा धनिष्ठा में है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी में चपलता न रखें, दृष्टि को साध करके चंचल ना होने दें। मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में आपको सुखी और भोगी बना रहा है। बुध आपकी कुंडली में आपको सिस्टम में विश्वास करने वाला बना तो रहे हैं, पर कई बार जब वही चीज अपने लिए फॉलो करना होता है तो कई बार व्यक्ति गड़बड़ कैलकुलेशन कर लेता है। मतलब दूसरे के लिए अच्छा, पर अपने लिए कई बार व्यक्ति का कैलकुलेशन गड़बड़ है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में आपको यशस्वी बना रहे हैं। शुक्रदेव आपको शौकीन और खुश मिजाज बना रहे हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में गंभीर और मोटा धन कमाने वाला, धन के लिए परेशान रहने वाला, धन के लिए चिंतित होने वाला, कई बार कड़वा भी बोल देने वाला, ऐसा बनाते हैं। धन का लेन देन, बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर बाजार, मैंने कहा था टीवी रेडियो आदि से काम करने वाला, पत्रकार वगैरह का काम करने वाला। उसके बाद अगर बात करते हैं राहु, तो आपकी कुंडली में वो आपको दरअसल एक तरीके से आपको ये चाहता है ग्रह राहु कि आप किसी भी प्रकार की चिंता आपके जीवन में ना हो। आप जिस सुप्रीम स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो जो कभी कभी ललक दिमाग में पैदा होती है कि परमात्मा कुछ ऐसा हो जाए कि जीवन में एक भी चिंता ना रहे, तो ऐसा राहु ही कराते हैं। क्योंकि वस्तुतः वो आपको मानसिक शांति, मेंटल पीस देना चाहते हैं, लेकिन भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि उस पे शनि, क्योंकि उससे केंद्र में मंगल, और क्योंकि उस भाव में चंद्रमा बैठ करके थोड़े बहुत आंदोलित हो रहे हैं। हालांकि चंद्रमा और राहु का कोई वहां पे ग्रहण नहीं है, और ना तो इस कुंडली में कोई ऐसा दोष बना हुआ है, पितृदोष आदि और कालसर्प वाली कोई बात इस कुंडली में नहीं है। चतुर्थी का व्रत आपको सबसे ज्यादा आगे रखेगा। धनिष्ठा नक्षत्र में दान करना सर्वोपरि होगा। उसके बाद रोहिणी, उसके बाद आपकी कुंडली के आधार पर पुनर्वसु, पुष्य, स्वाति, उत्तराषाढ़ा, अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम नक्षत्र साबित होंगे। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब और उत्तर दिशा की तरफ। इसके साथ साथ भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो पश्चिमी फ्रंट का मकान रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मित्रता मीन और कर्क और कन्या वालों से करिए, शत्रुता न करिए सिंह, मकर और वृषभ वालों से। इतनी सारी चीजें हैं। संतान का सुख इस कुंडली में ठीक ठाक है, पर उसको और भी ज्यादा ठीक किया जाए उसकी कुंडली देखने के बाद। बाकी अगर मैं स्वास्थ्य के मामले में कुछ चर्चा कर दूं तो अरिष्ट चक्र के आधार पर शनि लंबी बीमारी, राहु और केतु भ्रमात्मक बीमारी दे रहे हैं, जबकि गुरु, चंद्रमा, शुक्र, बुध और मंगल, सूर्य ये आपके स्वास्थ्य को सही दिशा में लेके जा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि जब जब हमें शनि और राहु हमारी कुंडली में एक साथ एक्टिव होंगे, शनि या केतु एक साथ एक्टिव होंगे, हमारे स्वास्थ्य में पेट और पाचन तंत्र को गड़बड़ करेंगे, कई बार हड्डी और कमर के दर्द को भी देने वाले हो जाएंगे। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित निर्णय में सहयोगी होंगे शनि, शुक्र, बुध और चंद्रमा के साथ गुरु। राहु और केतु और सूर्य ये कभी कभी भवन, भूमि, वाहन से संबंधित चीजों में कष्ट दे सकते हैं, अर्थात चोट चपेट की घटनाएं भी यहां से मिल सकती हैं। भाग्यशाली या भाग्य का सुख मिलेगा गुरु की दशा में, मंगल की दशा में, बुध और
कई बार शुक्र और सूर्य की दशा में, जबकि भाग्य में अवरोध लगेगा मंगल, शनि और चंद्रमा की दशा में। माता और पिता को लेकर के ये कुंडली बहुत अच्छी बनी है, दोनों के पास आयु अच्छी है, पिता के पास थोड़ी शत्रुता भरी आयु दिखाई दे रही है। वैसे संतान का पक्ष इस कुंडली में 200% से भी ज्यादा अच्छा बना हुआ है। इतनी सारी चीजें हैं। होरा चक्र के आधार पर शनि और गुरु चंद्रमा के होरा में बैठे हैं, जिसके कारण ये ग्रह मानसिक शांति देने के साथ साथ थोड़े आलस्य को देने वाले भी होंगे। जबकि इसके अतिरिक्त चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, राहु और केतु इरिटेटिव साउंड के साथ, पराक्रम के साथ व्यक्ति को धनवान बनाने वाले ग्रह बनेंगे। अब मैं आपसे एक एक ग्रहों को ऐसे समझाता हूं कि कौन से ग्रह लग्न में, किस राशि में, नवांश में। तो सूर्य बैठे हैं मीन राशि में, नवांश चक्र में वो धनु राशि में है, दशमांशा चक्र में वो वृष राशि में है। इस आधार पर सूर्य की जो दशा होगी वो जातक के जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के साथ साथ यशोवान बनाने वाली होगी। चंद्रमा कुंभ राशि में, नवांश चक्र में तुला राशि में है। चंद्रमा की दशा यश, मान, पद, प्रतिष्ठा और दाम्पत्य में प्रेम के बीजारोपण करने वाली होगी। नवांश चक्र में वो चंद्रमा कुंभ राशि में मातृशक्ति, माता, प्रेम, मातृभाव के स्वामी है ना, इस वजह से वहां से सुख की प्राप्ति होगी। मंगल जन्म कुंडली में वृष राशि में, नवांश कुंडली में मिथुन राशि में है और दशमांशा चक्र में नीच राशि में जा रहे हैं। ये लगभग अपनी दशा में जैसे आप पराक्रम करेंगे वैसे वैसे आपको आपके जीवन में धन जोड़ने वाले ग्रह बनेंगे। बुधदेव मीन राशि में, नवांश चक्र में धनु राशि में जा रहे हैं। अपनी दशा काल में ये सफोकेट करेंगे और अनिर्णय की स्थिति में लेके जाएंगे, स्टक करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में, नवांश चक्र में वो मेष राशि में जा रहे हैं। व्यय होगा लेकिन संतुलित और धर्म में। उसके बाद नवांश के बाद दशमांशा चक्र में लग्न में गुरु बैठे हैं, धर्म और भाग्य का सुख मिलेगा और गुरु की दशा में कारोबार में उन्नति की प्राप्ति होगी। आभूषण, वस्त्र, संतान, इन सबको प्रोग्रेस मिलते हुए गुरु की दशा में भी देखा जाता है। व्यक्ति को स्वयं की भी नौकरी कई बार मिलते देखी जाती है। शुक्रदेव जन्म कुंडली में मीन राशि में, नवांश चक्र में शत्रुगत हो रहे हैं, हालांकि फिर भी ठीक होंगे क्योंकि गुरु का प्रभाव है। तो शुक्र अपनी दशा काल में जातक को जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा और अनुभवों की वृद्धि करने वाले ग्रह बनेंगे। साथ ही साथ कई बार वो नवमांशा चक्र में भी सूर्य, शुक्र, बुध एक साथ बैठ रहे हैं, तो कई बार शुक्र की दशा मानसिक शांति को भंग करने वाली भी हो सकती है। शनिदेव जन्म कुंडली में पूर्वाषाढ़ा में धनु राशि में बैठे हैं, नवांश चक्र में कन्या राशि में जा रहे हैं। अपनी दशा काल में संपत्ति इकट्ठा करने का योग बनाएंगे और अचल संपत्ति खड़ा करने के पीछे व्यक्ति का दिमाग लगता है और ये शनि की दशा में होकर रहेगा। दशमांशा चक्र के आधार पर ये धन अपने माता और पिता को देने वाला ग्रह बना देते हैं। राहु कुंभ राशि में, नवांश चक्र में मकर राशि में जा रहे हैं। अपनी दशा काल में ये लगभग आपको संतुलित परिणाम तो दे ही जाएंगे। दिन आपकी कुंडली के हिसाब से मंगलवार, सोमवार और गुरुवार का बहुत अच्छा है। रंग आपकी कुंडली के लिए अगर बात बन पड़े तो गेरुआ, लाल, पीला और नारंगी, ये सब रंग आपके लिए अच्छे हैं। इसके साथ साथ अभी जो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, कुंभ राशि है, 7.5 का प्रभाव है, तो निरंतरता से आप अपने नियमित दिनचर्या का पालन करिए। वास्तु देवता की पूजा स्वयं से करिए, मतलब घर की सफाई खुद से करिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करिए। बजरंग बली के 12 नामों का नित्य उच्चारण करिए। सूर्य को अर्घ दीजिए। मंदिर को धोने का काम उठाइए और किसी एक मंदिर में या किसी एक गौशाला में प्रत्येक महीने अपनी आमदनी का कुछ प्रतिशत हिस्सा जरूर ही दान में लगाइए, किसी को बताए बिना। क्लियर है? इतनी सारी चीजें हैं। अब मैं आपको कुछ दशा ऐसी बता देता हूं जहां हमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। तो शनि में जब कभी भी मंगल आए, यानी कि 2038 के जून में, और जब कभी भी शनि में गुरु आए तो ये आएंगे 2042 में। उसके बाद आएंगे बुध, जो आपकी कुंडली के अष्टमेश हैं। बुध की दशा में तो संपूर्णतया हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि बुध को मैंने बहुत बार अच्छा नहीं कहा है, पर 2044 के दिसंबर से 2047 के मई जून तक जो बुध के महादशा में बुध का अंतर होगा, वो हमारे जीवन को कई बार कारोबार और प्रेम में कंफ्यूज करेगा। मतलब हमें वहां तक आते आते अपने आप को बिल्कुल ही सुरक्षित रख लेना होगा और कुछ ऐसी संपत्ति इकट्ठा कर लेनी होगी जिसके भरोसे हमारा बुढ़ापा बीत सके। उस बुध की दशा में कुछ हम गलत निर्णय न लें जिसका असर हमारे बच्चों पे, हमारे संतान पे पड़े, हमारे प्रेम पे अर्थात पत्नी और माता पे पड़े। इसके बाद अगर बात करते हैं तो बुध में जब राहु आएंगे, बुध में जब चंद्रमा आएंगे और बुध में जब केतु आएंगे,
तब ये बुध की दशा कष्ट देने वाली होगी। इस कुंडली में मारक ग्रह बनेंगे, शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं, केतु से दृष्ट हैं, मंगल से दृष्ट हैं। तो शनि, मंगल और केतु इस कुंडली के प्रधान मारक ग्रह बनेंगे। साथ ही साथ जब कभी भी शनि में केतु, उसमें राहु या मंगल आएंगे तो भी ये मारक दशा चलेगी। उस दौरान हमें अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होगी। क्लियर है? तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।